अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी कुछ फ्रेंड को इशू हो रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ नहीं आ रही और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ने तो लेक्चर ही नहीं थे लिए प्रीवियस। तो मैंने ये सोचा कि मैं लेक्चर 1 to 7 जो सर ने हमें करवाए हैं उसकी एक वीडियो बना दूं और उसके अंदर सारे कंसेप्ट शेयर कर दूं ताकि आपकी और मेरी आसानी हो जाए। इससे ये होगा कि जब मिड्स वगैरह होंगे या फाइनल होगा तो हमें जो है वो इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो 1 आवर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की है। तो इस तरह के मैंने कहा कि एक वीडियो बना लूँ जिससे सबको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में तो हमारी क्लास ही नहीं थी और लेक्चर 2 के अंदर हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री कुछ ये थी कि जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं था होता, बल्कि उसके अंदर जो है वो मेमोरी कार्ड्स इस्तेमाल होते थे। बस इतना सा था। अच्छा, लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स। 2 गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक है ईज़ ऑफ़ यूज़ और दूसरा एफिशिएंसी। ईज़ ऑफ़ यूज़ तो ये है कि हम कितनी आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और एफिशिएंसी ये जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर 4 में मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे जाके। अच्छा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो है प्रोसेसर, मेमोरी यानी ये रैम वगैरह, हमारी हार्ड डिस्क, और स्टोरेज ऑफलाइन जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मोड्स हैं 2 तरह के, इसमें है कर्नल मोड और यूज़र मोड। कर्नल मोड हमारा एक सुपरवाइज़र होता है जो बाकी तमाम सिस्टम को कंट्रोल करता है, और हम जो है बस कर्नल मोड इस तरह समझ लें कि ये एक कोई हेड है जो तमाम यूज़र्स को कंट्रोल कर रहा है। यूज़र मोड छोटी चीज़ है और कर्नल एक हैवी है, ये सुपरवाइज़र है। इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब लेक्चर 4 में हमें सर ने पढ़ाया था प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो पहले जो है कंप्यूटर्स होते थे उसके अंदर ये था कि एक टाइम पर एक ही वो जो है प्रोग्राम चलता था। तो सीपीयू चलता था, उसकी सीपीयू के नीचे मैंने एग्जीक्यूशन लिखा है। सीपीयू से मुराद यहाँ पर एग्जीक्यूशन है कि एग्जीक्यूशन होती थी, फिर वो वेट करता था। वो वेट जो है वो डाटा का वेट करता था कि सीपीयू कहता था कि मुझे डाटा ला कर दो तो मैं प्रोसेसिंग करूँ, और फिर उसके बाद वो अपनी एग्जीक्यूशन करता था, फिर वेट करता था, फिर एग्जीक्यूशन, फिर वेट। तो इसका मैंने नीचे दिया हुआ है कि P1 5 एग्जीक्यूशन उसने किए 5 साइकिल, 2 साइकिल उसने वेट किया है, फिर उसने इस तरीके से प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है। तो जब हम इस तरह होता है तो सीपीयू टोटल वर्क कितना करना है, जितने भी सीपीयू वाले हैं आप उसको काउंट कर लें। 5, 10 और 5, 20 साइकिल्स, और वेट उसे कितना करना पड़ रहा है, जितने डाटा वाले हैं उसको आप काउंट कर लें। 2 और 5, 7। यहाँ पर मैंने छोटी एग्जांपल ली है ताकि समझ आ जाए इजीली। अब ये बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद एफिशिएंसी देखनी है हम लोगों ने। तो एफिशिएंसी हम देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है सीपीयू डिवाइडेड बाय सीपीयू प्लस वेट। तो 20 डिवाइडेड बाय 27, ये 27 आप सीपीयू और वेट दोनों को काउंट कर लें तो इससे 74% आ रही है। ये इसकी एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी के बारे में एक ये कॉमन बात है कि अगर वो कंप्यूटर सीपीयू जो है वो हमारा जो प्रोसेसर है हमारा, अगर वो वेट थोड़ा करता है और एग्जीक्यूशन ज़्यादा करता है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि इनपुट आउटपुट यानी वेट थोड़ा हो, उसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, और सीपीयू अगर लार्ज होता है, ये मतलब इस साइकिल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर उसका जो है वो एफिशिएंसी अच्छी होती है। ये अंडरस्टूड बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैंने की। अच्छा, अब लेक्चर 5 की तरफ आते हैं। लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है पुराना, उसको वेट करना पड़ता था, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कंप्यूटर वेट करे। हम कह रहे हैं कि जब वो वेट कर रहा हो उसी टाइम वो नए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे। तो एक टाइम पर हम मल्टीपल जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग। तो एक क्यू है, और क्यू में हम लोगों ने जो है वो 3 प्रोग्राम रख दिए, P1, P2 और P3। सी जो है वो इसके एग्जीक्यूशन को शो कर रहा है, आई इसके शो कर रहा है कितना वेट वो कर रहा है। इसी तरीके से कुछ डाटा मैंने रखा हुआ है, और एंड जो है वो ये है कि इस सब को आप काउंट कर लो, एग्जीक्यूशन को भी और आप वेट को भी काउंट कर लो, तो वो टोटल बनता है 45। आगे टर्न अराउंड क्या है, टर्न अराउंड की डेफिनेशन मैंने नीचे भी लिखी है कि टर्न अराउंड ये होता है कि
साइकिल्स वो तमाम साइकिल सबमिशन से लेके कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसेस कि सबमिट हम 0 साइकिल पे करवाते हैं और कंप्लीट करने में जितना उसका टाइम लगता है वो टर्न अराउंड में आता है। अब यहाँ पर टर्न अराउंड निकालने का ये तरीका है कि 45 है, ये जब ये सारा काम करते हैं ना तो ये 45 है। अब एक प्रोग्राम चलता है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम चलता है और फिर तीसरा प्रोग्राम चल रहा है। अभी मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो रही, अभी सिंपल वो काम चला रहा है। एक प्रोसेस किया, फिर दूसरे को वो प्रोसेस कर रहा है और फिर तीसरे को वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो 45 पहले प्रोग्राम को, फिर 45 में 37 ऐड करने से 82 और 82 में 42 ऐड करने से 124, यानी कि ये 3 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को टोटल टाइम या टोटल साइकिल आप कह लें वो 124 लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने सीपीयू निकाला है। सीपीयू निकालने का मैंने तरीका बताया कि तमाम सी यानी सीपीयू वाली एग्जीक्यूशन वाली को आप ऐड कर लें, और यहाँ पर वेट है जो डाटा होता है या आई है, या इस केस में जो आई है उसको मैं वेट कह रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसकी एवरेज निकाली। एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, तीनों को ऐड करो और 3 पे डिवाइड कर दो। तो हमने जब मैंने इसकी एफिशिएंसी निकाली, ये मैंने एक रैंडम डाटा लिया हुआ है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। अच्छा, तो जब सीपीयू डिवाइडेड बाय ये इसकी एफिशिएंसी जब मैंने निकाली तो 53% बन रही थी। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा ये हमें ये बता रही है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो 53% चलता है और 47 टाइम्स वो वेट करता है। तो 47 टाइम वेट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे उसका वेट हम कम से कम करें। हम अपने सीपीयू को फास्ट करना चाह रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उससे ये उसके तरीके जो हैं वो आगे इधर हम पढ़ेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग का फीफू है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। पढ़ाना तो मेरा कोई काम नहीं है, बताना है, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग ए क्लास फेलो। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, इस 2 तरीक़ों से हम इस मसले को हल करेंगे। फीफू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या इसे फर्स्ट कम फर्स्ट सॉर्ट भी कहते हैं, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इस दोनों को हम कहते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये बस इसका नाम है। अच्छा, तो अब इसमें ये हो रहा है कि एक ही टाइम पर हम मल्टीपल प्रोग्राम चलाने लगे हैं। पहले उसने क्या किया कि ये वाला उसने 10 साइकिल चलाए, फिर P2 के उसने साइकिल चलाए, और फिर उसने P3 के साइकिल चलाए। ठीक है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, जैसे आएगा वैसे वैसे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद उसने आ गया वो ये उसकी नया डाटा P1 का ये 10 जो है ना वो आ गया था, तो उसने फिर P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। जब वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, 5 साइकिल चाहिए और 5 साइकिल ही P2 के डाटा को चाहिए, तो इसका मतलब कि जब वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो P2 का डाटा भी आ गया, तो उसने फिर इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और जब वो P2 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे 10 साइकिल चाहिए और 5 साइकिल में P3 का डाटा आ गया, यानी जब वो इसको अभी प्रोसेस कर ही रहा था, अभी आधे तक भी नहीं पहुंचा था कि P3 का डाटा आ चुका था। तो कंप्यूटर को वेट नहीं करना पड़ा। जब उसको प्रोसेस कर रहा था P3 का डाटा ऑलरेडी मौजूद था, ये आई डाटा है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो फिर उसने ये 6 को एग्जीक्यूट किया। तो कैसे हुआ, पहले 10, फिर 5, फिर 10, फिर 5, फिर 10 और फिर 6। ये देखिए 10, 5, 10, 5, 10 और फिर 6। अब यहाँ पर उसे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। कैसे कि जब वो प्रोसेस कर रहा था 6 साइकिल उसे चाहिए थे P3 को प्रोसेस करने में, और P1 का डाटा आने में 10 साइकिल थे। तो अभी उसने 6 साइकिल करके उसे चाहिए था कि अब वो उसे अब नया डाटा चाहिए था P1 का, तो P1 तो अभी 10 साइकिल बाद उसने कवर होना था, तो यहाँ पर उसे 4 साइकिल वेट करना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब वेट करेगा वो 4 साइकिल्स। ठीक है, फिर 4 साइकिल वेट करने के बाद इसके 10 साइकिल पूरे हो गए और वो आ गया इस वाली जगह पर, यानी कि वो P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जब वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर P2 का डाटा उतनी टाइम में आ चुका है। ठीक है, P1 के बाद P2 की बारी आती है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, तो P2
आज आ गया है तो उसने P2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, और उसी टाइम ही वो P3 आ गया है तो P3 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये ही मैंने आगे लिखा है 5, 5, 10। अब इससे देखें, अच्छा अब इससे देखें कि क्या फ़र्क पड़ा है कि सिर्फ प्रोग्राम को 4 साइकिल वेट करना पड़ा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जहाँ पर उसके 47% उसको जो है वो लॉस्ट हो रहा था और 50% CPU वर्क कर रहा था, 47 मतलब 53% वो वर्क कर रहा था, 47% जो है 47 वो फ़ारग बैठा हुआ है डाटा के इंतज़ार में। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि तब हम इसे 1 बाय 1 चला रहे थे। तो जब हमने मल्टी प्रोसेसिंग की तो ये हमारे पास इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि जस्ट उसने 4 साइकिल्स वेट किया है, बाकी वो प्रोसेसिंग में रहा है। कभी उसने P1 को चला लिया, कभी P2 को और P3 को। ठीक है, P1 P2 P3 P1 P2 P3, क्योंकि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट था। तो ये इतना हमने पढ़ा था लेक्चर 5 में, जो समझने वाली बात है बस यहाँ तक ही है। आगे तो बस थोड़ी बहुत डेफिनेशन है। अच्छा, अब आगे आता है ब्लॉकिंग कॉल, और इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कॉल भी। तो ब्लॉकिंग कॉल ये होता है कि जब प्रोसेसर डाटा को कॉल कहता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जब वो कहता है ना मुझे डाटा दो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लॉकिंग कॉल या सिंक्रोनस कॉल। नीचे मैंने लिखा भी है कि प्रोसेसर कॉल्स डाटा। प्रोसेसर जो है वो फ़ोन मिलाता है रैम को, वो कहता है कि मुझे ये वाला डाटा दे दो, मैं फ़ारग बैठा हुआ हूँ, तो फिर वो उसका फ़ोन सुनने के बाद उसको डाटा दे देता है। तो इसलिए ये कॉल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसे कॉल करता है। खैर ये मजाक था, सीरियस ना हो जाना। अच्छा, आगे है बैच प्रोसेसिंग। इस वाली चीज़ को हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि डाटा एक बैच की शक्ल में दे दिया है। ये रन टाइम डाटा नहीं लेता। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग रन टाइम डाटा नहीं लेता, बस जो डाटा दे दिया उसने उसको सीधा सीधा एग्जीक्यूट करते रहना है। और इसको हम ये भी कहते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव जो है वो होल्ड करता है बैच प्रोसेसिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। तो ये जो है फ़िलहाल इतना बस याद रख लें कि ये एक बैच की शक्ल में डाटा को लेता है। आगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोग्राम है हमारी क्यू में। मैंने लिखा भी हुआ नंबर ऑफ़ प्रोग्राम इन ए क्यू। ठीक है, तो इस टाइम अगर इस केस को देखें तो एक क्यू में 3 प्रोग्राम है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये सिंपल है। अगर CPU बाउंड प्रोसेस, ये कहलाता है, मैंने उर्दू में लिख दिया है, जिनका CPU टाइम ज़्यादा हो। ठीक है, तो जिसका CPU टाइम ज़्यादा होता है वो CPU बाउंड प्रोसेस कहलाता है। जिसका इनपुट आउटपुट टाइम ज़्यादा हो वो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस कहलाते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्केजुलर। ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, हाँ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, कि ये बताता है कि एक क्यू में ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रोग्राम्स होने चाहिए एट अ टाइम। तो इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? लॉन्ग टर्म स्केजुलर। और शॉर्ट टर्म ये करता है कि कौन सा प्रोग्राम चलेगा, P1 या P2, वो डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म। तो ये इसका काम होता है जब हम पढ़ेंगे अपना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो उसमें डिसाइड करता है कि P1 को लेना है या P2 को लेना है, क्योंकि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो प्रोग्राम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, P1 P2 P3 P1 P2 P3। चलिए इतना क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है लेक्चर 6। लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF। अब इसमें ये होता है कि जिसका CPU बस सबसे थोड़ा होता है हम उसको पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है, मैंने छोटी वैल्यूज़ ली हुई है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अप्लाई करने लगी हूँ। तो इसमें ये देखूँगी कि मैं सबसे पहले कि इन तीनों प्रोग्राम में जो सबसे छोटा जिसका CPU बर्स्ट होता है मैं उसको पिक कर लूँगी। तो इसमें सबसे छोटा P2 का है, तो मैंने P2 को पिक कर लिया। अब जब P2 कंप्लीट हो गया है तो अब ये अपना लोड करना शुरू हो गया है। तो अब P1 और P3 में से जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या P1 को या P3 को, क्योंकि दोनों का CPU बस सेम है। तो मैंने P1 को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप चाहें तो आप P3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो P1 का 10 साइकिल इसके चलना शुरू हो गए हैं। जब इसके 10 साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेसर, तो उस टाइम में P2 के 5 साइकिल कंप्लीट हो गए और इसका डाटा भी आ गया। अब जब
प्रोसेसर ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, तो उसके पास रेडी टू क्यू में दो प्रोग्राम्स हैं, P2 भी और P3 भी। अब P2 की वैल्यू भी 10 है और P3 का CPU बस्ट भी 10 है, तो वो इन दोनों में डिसाइड करेगा। तो मैंने अगेन जो है P2 को सिलेक्ट कर दिया है, तो P2 को वो प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा P2 की। जब वो 10 साइकिल्स इसके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी। अब जब वो इसके 10 साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उतने ही 10 साइकिल में P1 का डाटा भी लोड हो गया। तो जब प्रोसेसर इससे फ्री हुआ तो रेडी टू क्यू में उसके पास एक P1 था और P3 था जो शुरू से है। तो इन दोनों में CPU बस्ट जो है वो P1 का कम है 5, तो मैंने P1 को एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, प्रोसेसर P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जब प्रोसेसर P1 को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो P2 के साइकिल्स लोड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो जब वो इससे फ्री होगा तो रेडी टू क्यू में P2 भी है और P3 भी है। चूँकि P2 का CPU बस्ट 5 है, P3 का CPU बस्ट 10 है, तो छोटी वैल्यू P2 की है, तो वो P2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जब ये अपने 5 साइकिल एग्जीक्यूशन के चला रहा था, तो उसके बाद P1 के डाटा को लोड होने में 10 साइकिल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एग्जीक्यूशन से फ्री हुआ तब तक P1 का डाटा नहीं था मौजूद। तो इस वजह से वो P1 को P1 के वेट करने के बजाय वो P3 को चला देगा। ठीक है, वो वेट नहीं करेगा P1 का, तो यहाँ पर वो P3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब P3 10 साइकिल्स चल जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद P1 जो है 10 साइकिल जितनी देर इसको एग्जीक्यूशन में लगे P1 का डाटा आ गया। ये आई जो है वो डाटा है, तो डाटा आ गया। तो अब जो है वो प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, ये P1 के साइकिल को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो जब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा 5 साइकिल को, और P3 का उतने ही 5 साइकिल में उसका डाटा आ जाएगा, तो फिर वो P1 से P3 को एग्जीक्यूट करेगा। ये P1 के 5 साइकिल, फिर P3 के उसने ये वाले 6 एग्जीक्यूट किए। अब जब वो इसको एग्जीक्यूट करके फ्री हो जाएगा, तो नेक्स्ट डाटा नहीं आया और P1 और P2 तो कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर यहाँ पर उसे 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 5 सेकंड वेट, और फिर 5 साइकिल्स के बाद, या 5 सेकंड कर लेंगे, जो मर्ज़ी कर लें, जो नया डाटा है P3 का वो आ गया और उसने P3 को एग्जीक्यूट कर दिया। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये करता है कि जिसका CPU बस सबसे कम होता है वो उसको पिक कर लेता है। अब ये जो है इस वाले सिनेरियो में उसको 5 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले में उसको 4 सेकंड वेट करना पड़ा था। लेकिन जब प्रोग्राम मतलब प्रोसेसर ये जो है मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा था, एक प्रोग्राम चलाया, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, तो उसके अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, 47%। तो ये तो सबसे मतलब बुरा एल्गोरिदम था। तो फिर हमने क्या किया, इसकी रिप्लेसमेंट पे 2 तरीके ढूंढे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 4 ये इस वाले डाटा को लेकर मैंने एग्जीक्यूट किया है। तो इसके ऊपर उसे 4 साइकिल वेट करना पड़ा, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पर उसको 5 सेकंड वेट करना पड़ा। तो ये इस सिनेरियो में है। मे बी कोई और आप डाटा ले लो तो उसके अंदर फिर हो सकता है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो 100% एफिशिएंसी भी दे सकता है। कंप्यूटर या प्रोसेसर को मतलब कि एक भी साइकिल के लिए वेट ना करना पड़े, तो उस सूरत हाल में वो 100% एफिशिएंसी भी दे सकता है। बस यही है, से समझे। अच्छा, तो आगे अब टाइप्स हम पढ़ेंगे। लेक्चर 6 में हमें सर ने टाइप्स पढ़ाई थी, डिटर्मिनिस्टिक स्केजुलिंग और प्रिडिक्टिव स्केजुलिंग। डिटर्मिनिस्टिक ये होती है जिसके अंदर हमें CPU का बर्स्ट टाइम पता हो। जैसे इस केस में मुझे पता था कि नेक्स्ट CPU का डाटा क्या है, नेक्स्ट CPU का डाटा क्या है, तो मैं इजीली मैच कर रही थी। लेकिन सम केसेस में हमें नहीं पता होता, तो वहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इसका नाम बता रहा है प्रिडिक्टिव स्केजुलिंग। ठीक है, तो इसमें हमें नहीं पता होता बर्स्ट टाइम का, CPU बर्स्ट टाइम का, तो इसको हम फार्मूला से एग्जीक्यूट करते हैं। ये फार्मूला ये है कि नेक्स्ट CPU बर्स्ट कौन सा होगा, जो कि हमें नहीं पता, हम प्रिडिक्ट करेंगे।
ये TN होता है एक्चुअल और ये होता है प्रिडिक्टिव। जो हमारा पिछला CPU बर्स्ट होता है जो हमने प्रिडिक्ट किया होता है, और ये एक्चुअल CPU बर्स्ट होता है। ये फार्मूला पुट कर, और ये A अल्फ़ा होता है, ये फार्मूला पुट करके हम नेक्स्ट CPU बर्स्ट निकाल सकते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि नेक्स्ट हम किस CPU को सिलेक्ट करें। जिस केस में हमें ना पता हो उस केस में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम ये फार्मूला करेंगे, यहाँ पर मुझे ख़ुद एक कन्फ्यूजन है कि जब हमें एक्चुअल का पता है तो हम प्रिडिक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता, और मैं लेक्चर्स जो है वो साथ साथ में नहीं लेती हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्डेड ही लेती हूँ। तो मैंने सर से भी नहीं पूछा। अगर आप में से किसी को पता हो तो काइंडली मुझे भी बता दे। मैं भी आपकी फ्रेंड हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है प्रीएम्प्टिव SJF। प्रीएम्प्टिव ये होता है कि किसी काम को कंप्लीट होने से पहले ही रोक देना, और नॉन प्रीएम्प्टिव ये होता है कि काम को कंप्लीट होने देना। कौन सा काम, ये एक चीज़ है नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगी हूँ। ये है काम कि जो पहले हमने पढ़ा था ना, जहाँ पर मैं ये बता रही थी बैच प्रोसेसिंग का, तो मैं ये कह रही थी कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है क्योंकि इसमें एक डाटा दे दिया जाता है। इस केस में ये था कि CPU प्रोसेस करता था, मतलब अगर 5 साइकिल हैं तो पूरे के पूरे 5 साइकिल चलाता था, फिर वेट करता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेसर के टाइम वो शिफ्ट कर सकता था किसी दूसरे प्रोसेसर पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता रही थी कि उसने अपने साइकिल कंप्लीट किया, फिर वो दूसरे की तरफ गया है, तो ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव। और बाज़ केसेस ये होते हैं जिसमें अभी मतलब उसने करने थे 10 साइकिल कंप्लीट, लेकिन उसने भी 4-5 ही किए हैं, तो उसको छोड़ के वो किसी और दूसरे पर आ जाए, यानी उसे काम कंप्लीट नहीं होने दिया, तो इसको हम कह रहे हैं प्रीएम्प्टिव केस, ठीक है। जिसमें पहले उसे ये ये इसलिए वैलिड होता है जब जो है रन टाइम पे डाटा आ रहा होता है, तो वो देखता है कि रन टाइम पे जो डाटा आया है, फिर वो अपना जो करंट काम कर रहा होता है उसको छोड़ के वो दूसरे पे चला जाता है। लेकिन उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देता, वो उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका जो स्टेट होती है उसको सेव कर लेता है। जहाँ से उसने फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसने करने थे 0 से 10 साइकिल उसने कंप्लीट करने थे, और अगर ये होता ना नॉन प्रीएम्प्टिव, तो उसने पूरे के पूरे 10 साइकिल कंप्लीट करने थे, फिर वेट, इस टाइम पर वो दूसरी जगह पर स्विच कर सकता था नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में। लेकिन जो प्रीएम्प्टिव है वो ये कर रहा है कि उसने वो बेचारा भी 5-6 पर ही आया है, तो उसे CPU को कह देगा नहीं नहीं इसको छोड़ो तुम इधर आ जाओ, तो वो उसने भी 5 साइकिल किए हैं, वो यहाँ पर आ गया है, तो वो 5 साइकिल जो है उसके सेव कर दिए जाते हैं। उसके ये जो चीज़ होती है ना, इसके स्टेट को सेव कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव, कि किसी काम को कंप्लीट होने से पहले ही रोक देना। उसे चाहिए था वो पूरे 10 साइकिल कंप्लीट करता, लेकिन उसे कंप्लीट करने से पहले ही रोक दिया। तो प्रीएम्प्टिव से बेहतर है यहाँ पर प्री कंप्लीशन हो जाए, वो ज़्यादा अच्छी सेंस बन रही है कि कंप्लीट होने से पहले ही रोक देना। तो ये तो मेरी खुद की लॉजिक है, पसंद आए तो कर लेना। कंप्लीशन की स्पेलिंग भी शायद गलत है, तो ये मुझे मेरा दिल करता है कि ये अच्छा नाम है, ये होना चाहिए था प्रीएम्प्टिव की जगह। उसकी कोई सेंस नहीं ना बन रही, इसकी बन रही है, तो ये होना चाहिए था कि काम कंप्लीट होने से पहले ही उसको रोक देना। और नॉन प्रीएम्प्टिव यानी कि उसको नहीं रोका जा रहा, उसे पूरा कंप्लीट होने दिया जा रहा है। आगे है CPU स्टेट, और ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन है। CPU स्टेट ये होती है कि जहाँ से हमने उसको तोड़ा होता है, मतलब 5 साइकिल पे छोड़ा था, तो नेक्स्ट जब वो दोबारा आएगा तो वो 5 साइकिल से ही अपना काम स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया CPU स्टेट। हाइबरनेट ये होता है कि उसकी स्टेट को वो सेव कर देता है बस CPU के अंदर, बस ये है। तो उसके बाद लेक्चर 7 है जो कि लास्ट लेक्चर है इस वीडियो का। इसमें यह है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये थी कि 2 प्रोग्राम हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, तो ये एक किस्म का हम क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं। तो वो ऐसे हम करते हैं कि P1 गया कर्नल के पास, और फिर कर्नल जो होता है ना वो फिर ऐसे करने की इजाज़त देता है, क्योंकि ये सुपरवाइज़र है ना, फिर वो P2 में आता है, डायरेक्ट वो P1 से P2 में नहीं आ सकता। ठीक हो गया।
मतलब ये आप इससे एग्जांपल लगाएं, ये एक घर है, ये एक घर और ये अंदर सड़क है, तो ये इस सड़क से होकर ही इस घर तक जाएंगे, ऐसे नहीं हम जा सकते सीधा। अच्छा जी, तो उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट सेव होना। ये होता है कि जब P1 को छोड़ के वो P2 में आया तो उसने उसका इसका कॉन्टेक्स्ट सेव कर लिया। कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि सियाको सबाक सर ने बताया था कि जिस जगह पर है, जितनी उसकी फाइल्स हैं, जो भी उसकी स्टेट है, उसको सारा कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट को जो वो काम कर रहा था ना, उसको उसने सेव कर लिया। और कॉन्टेक्स्ट रिस्टोर का मतलब होता है कि P2 में जाके इसने कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर कर दिया, मतलब जिस जिस काम को वो कर रहा है ना, करने लगा है, तो उसको हम रिस्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले काम को सेव करवा के हम अगले की तरफ चले जाते हैं। हर जो प्रोसेस होता है उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है और उसके अंदर स्टेट होती है, फाइल्स होती हैं और पॉइंटर होते हैं। अच्छा, हैवी वेट कॉन्टेक्स्ट वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा हैवी वेट, उसका नाम ही बता रहा है कि डाटा कॉन्टेक्स्ट सेव और कॉन्टेक्स्ट रिस्टोर का डाटा बहुत ज़्यादा है, तो वो हैवी वेट हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी चीज़ है कि CPU प्रोसेसिंग, ये इतना काम CPU प्रोसेस कर रहा है, ये इतना टाइम वो जो है कर्नल से इधर से इधर आने में, जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में उसको लग रहा है, तो ये फिर उसने प्रोसेसिंग की, फिर स्विचिंग करने में उसको टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं है क्योंकि हमारा टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। प्रोसेसिंग तो एक्चुअल ये हो रही है ना, ये वाले 2 ब्लॉक में, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें पसंद नहीं आ रही। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना कॉन्टेक्स्ट स्विच में कम से कम टाइम ले, कम से कम साइकिल लें। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है, वो है मल्टी थ्रेडिंग, जो कि लास्ट टॉपिक है। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो ऊपर की डायग्राम है ना, ये है मल्टी प्रोसेसिंग की, कि पहले ये हो रहा था कि P1 ने P2 के पास अगर जाना है तो वो कर्नल के पास जाता था, कर्नल से P2 में, फिर वो P3 में, फिर P4 में, ऐसे करके। तो ये जो अंदर ये स्विचिंग कर रहा था ना, ये वाली चीज़ हम चाह रहे हैं कि ये ना हो। तो हमने क्या किया, इस सारी चीज़ों को उठाकर एक ही डब्बे में रख दिया और डाटा वहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो इजीली उसके पास एक्सेस कर रहा है, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा। इस चीज़ को हम थ्रेड्स कहते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें हमें बार बार ना कॉन्टेक्स्ट को स्विच नहीं करना पड़ा, इसका इन्वायरमेंट एक जैसा ही होता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डीप नहीं बताया क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो रही है और दूसरा ये कि बस थोड़ा बहुत रेफरेंस ही देना था। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई या आप लोगों को लगाओ कि मैंने कोई बात या कोई कंसेप्ट गलत बता दिया है, हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो लेक्चर्स हैं 8 टू जो भी जितने भी हो गए हैं, उसकी मैं फिर अलग से वीडियो बना दूँगी। सो इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की भी हो जाएगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक कोई लाइक्स बढ़ाने के लिए नहीं किया, ये बस मैंने वैसे फ़न के तौर पे किया और मैंने कहा कि चलो हेल्प हो जाएगी। बस जी, यही है, कुछ ख़ास तो नहीं था इसमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।